हैदराबाद की रहने वाली 15 साल की एक लड़की जिसके माता पिता अक्सर बीमार रहते थे, उसके माता पिता ने अपने जीते जी अपनी बेटी की शादी कर दी। लेकिन शादी कर देते हैं अपनी बेटी की दुगनी उम्र के लड़के के साथ। उस लड़के ने उस लड़की के साथ लगातार शारीरिक शोषण किया करता था, उसे बेवजह परेशान किया करता था। धीरे धीरे वक्त ऐसे आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच में उस लड़की के माता और पिता दोनों ही खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में उस लड़की की जो पति था उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है और वो उस लड़की का बेवजह शोषण किया करता था, उसे परेशान किया करता था। एक दिन मौका पाते ही वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और भागकर दिल्ली आ जाती है। उसे नहीं पता था कि जहाँ से वो निकल कर आ रही है उससे भी बड़ी दलदल में फंसने वाली है। दरअसल वो लड़की पहुँच जाती है दिल्ली के जीबी रोड पर, जीबी रोड के कोठा नंबर 58 पर। अब उस लड़की का लगातार शोषण हो रहा था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, हालांकि वो होशियार थी, समझदार थी, इसलिए उसने उस कोठे पर वेश्यावृत्ति करते करते मालकिन बन जाती है। लेकिन उसने उस दलदल से बाहर निकलने की बजाय अब आने वाली लड़कियों का ही शोषण करवाना शुरू कर देती है। उसने अपनी ज़िंदगी में लगभग 5000 लड़कियों को खरीदा और उनको बेचा। जो लड़कियां कम उम्र की होती थीं उनके अंदर उत्तेजना पैदा करने के लिए वो इंजेक्शन लगवाया करती थी ताकि वो ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा खुश कर सकें। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। शायद ये उन 5000 लड़कियों में से एक लड़की होती है जिसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। लेकिन एक दिन फेसबुक पर एक मैसेज आता है और मैसेज आने के बाद उस लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जीबी रोड इलाके की। मैं बात कर रहा हूँ कोठा नंबर 58 की। दरअसल एक लड़का दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष होती हैं स्वाति मालीवाल, उनको एक मैसेज टैग करते हुए फेसबुक पर लिखता है और कहता है कि कोठा नंबर 58 में एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको उसकी मदद की ज़रूरत है। इस मैसेज को स्वाति मालीवाल बहुत ही गंभीरता से लेती हैं, उच्च अधिकारियों से बातचीत करती हैं और बातचीत करने के बाद कहती हैं कि मुझे इस कोठे पर रेड डालनी है। दरअसल कोठे पर रेड डालने से पहले बहुत सारे लोगों को पता चल जाती है। हालांकि ये भी बताया जाता है कि दिल्ली के जहाँ पर जीबी रोड होता है महज 3 किलोमीटर की दूरी पर संसद है और लगभग 100 मीटर की दूरी पर चौकी भी है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर वेश्यावृत्ति का धंधा बड़े चरम सीमा पर होता है, क्योंकि जो पुलिस वाले इसमें ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं जो गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं। वो सूचनाएं कोठे तक पहुंचा देते हैं कि आपकी यहाँ पर रेड पड़ने वाली है। वो पहले से ही सतर्क हो जाते हैं और कई लड़कियां ऐसी जो होती हैं उन लड़कियों को उठाकर दूसरी जगह पहुंचा देते हैं और जब रेड पड़ती है तो वो लड़कियां मिलती ही नहीं हैं जिनकी तलाश होती है। दरअसल जिसके लिए मैसेज किया गया था वो सूचना आज लीक नहीं हो रही थी और ये सूचना थी मई 2017 के दूसरे सप्ताह की। और जब यहाँ पर पुलिस टीम, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष और कई अधिकारी जब मौके पर पहुँचते हैं तो जिस लड़की के लिए मैसेज किया गया था आखिरकार वो लड़की मिल जाती है। वो लड़की ही नहीं मिलती बल्कि उसकी गोद में एक बच्चा भी मिलता है। और जो महिला को, जिसकी उम्र महज 15 साल थी, हालांकि उसकी उम्र 15 साल थी लेकिन वो खुद को 20 साल बताने की लगातार कोशिश कर रही थी। और जब उसकी कहानी सुनी गई तो वाकई उसकी उम्र का भी अंदाज़ा साफ साफ लगा लिया गया, क्योंकि वो 15 साल की ही थी। लड़की बताती है कि जब वो 9 साल की थी तब उसके माता और पिता दोनों का ही एक साथ देहांत हो गया था। ऐसी स्थिति में वो जाए तो जाए कहाँ। बिहार की रहने वाली थी। तब उसकी मौसी घर पर आती है, कहती है कि मैं इस बेटी की अच्छे से परवरिश कर लूँगी, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। समाज के लोगों के साथ बैठकर वो उस लड़की को अपने घर पर लेके आती है। अपने घर पर वो अपनी बेटी की तरह उसको पाल रही थी, पोस रही थी, उसका हर छोटी सी छोटी चीज़ का ख्याल रख रही थी। लेकिन इस घर में एक और महिला थी जो इसकी मौसी की दोस्त होती है। वो उसका घर आना जाना बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और जब उस महिला ने इसकी मौसी से पूछा कि ये लड़की कौन है, बताती हैं कि इसकी माँ और इसके पापा दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं। अब इस बिटिया की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मेरे ऊपर ही नहीं बल्कि मैं चाहूँगी कि पूरा मोहल्ला इसको उतना ही प्यार दे जितना क्या मेरे बच्चों को दिया जा रहा है। ठीक वैसे ही होने लगता है। वो महिला भी उसको ज़्यादातर लगाव रखती थी, उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी, उसका छोटी छोटी बातों पर ख्याल रखती थी। एक दिन जब उसकी मौसी घर पर नहीं होती है, वो जो रोज़ रोज़ आने वाली महिला उसको कुछ खाने में देती है और खाना देने के बाद वो जब नशे की हालत में हो जाती है तो उसे किसी तरकीब से अपने घर तक लेके जाती है और वहीं से उस लड़की को बेच दिया जाता है। इस बात का उसकी मौसी को बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी कि लड़की उसकी जो भांजी है वो बिक चुकी है और वो वहाँ से एक जगह से दूसरे से तीसरे, कभी शहर, कभी गाँव, कभी बस, कभी
ट्रेन इस तरह से लगातार लड़की सफ़र कर रही थी। इधर मौसी अपनी भांजी को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाती है, लेकिन पुलिस उस लड़की को तलाश कर ही नहीं पाता। और जब वक्त आगे गुजरता है तो जब लड़की थोड़ा बहुत होश संभालती है तो वो जीबी रोड के कोठा नंबर 58 में अपनी आंखें खोलती है। और जैसे ही कोठा नंबर 58 में आंखें खोली तो उसकी उम्र उस वक्त 9 साल के आसपास होती है। जो कोठे की मालकिन होती है वो कहती है कि इसकी उम्र भी छोटी है, इसे एक काम करो, इसे मेरे घर पे भेज दो, मेरे बेटे की बहू की सेवा करेगी, उसकी खिदमत करेगी। अब वो लड़की 9 साल की उसके घर जाती है, उसको पानी देना, चाय देना, ये खाना बनाना, ये जो जिम्मेदारियां हुआ करती थी वो इसी तरह से उसकी घर की जिम्मेदारी संभालने लगती है। लगभग 2 साल तक वो लड़की उस घर में रहती है, लेकिन जब 2 साल उसके कंप्लीट हो जाते हैं तो उस लड़की को उस कोठे पे बुलाया जाता है उससे वेश्यावृत्ति का धंधा कराने के लिए। अब पहली बार में एक उससे बूढ़ा उम्र का एक व्यक्ति उसके ज़बरदस्त कर दिया जाता है। 11 साल की वो लड़की, बूढ़ा व्यक्ति उसके साथ जब हमबिस्तर होने वाला था, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने वाला था, तब लड़की चीखती है, चिल्लाती है। और जब उस चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो ये बात कोठे की मालकिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद उसके हाथ और पैर दोनों बांधे जाते हैं। उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है और ये कहा जाता है कि जिस धंधे के लिए तुम्हें लाया गया है, जिसके लिए तुम्हारे पैसे दिए गए हैं, तुम्हें वो धंधा करना ही पड़ेगा। जब लड़की ने साफ साफ इनकार किया, जब मारपीट उसके साथ हुई, तो उसके बाद उन लोगों ने उसको एक ऐसा इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद वो लड़की अपने होश में ही नहीं थी और उसके साथ जो चाहें जो वैसा ही कर सकता है। पहले ही दिन जब उसके साथ ये हुआ था तो 5 लोगों ने अलग अलग वक्त में उसके साथ शारीरिक शोषण किया था। उस लड़की को बिल्कुल भी होश नहीं था और वो कोई ना चीखती है ना चिल्लाती है और ग्राहकों को भी वो पूरी तरह से संतुष्ट करती है। यहीं से उसको इंजेक्शन देने का दौर शुरू होता है। अब जब शुरुआत में जब उसके पास ग्राहक आते थे तो उसको इंजेक्शन दिया जाया करता था ताकि वो उत्तेजित हो सके और उसके साथ जो मर्द जो करना चाहें वो आराम से कर सकें। वक्त आगे बढ़ने लगता है। हर दिन उस लड़की के साथ कभी 10 ग्राहक, कभी 15 ग्राहक, कभी उससे ज़्यादा ग्राहक, कभी बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से लगातार सिलसिला चलता चला जाता है। वो लड़की नहीं जानती थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। जब वक्त आगे बढ़ रहा था तब इंजेक्शन की संख्या कम कर दी जाती है और वो एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जीने लगती है। तभी एक दिन पता चलता है कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है। जब मालकिन को पता चलता है तो मालकिन पता करती है कि आखिरकार क्या हुआ है। डॉक्टर की सुविधाएं कोठे पर ही हो जाया करती हैं, बल्कि डॉक्टर ही नहीं, आप किसी भी तरह का सामान खरीदना चाहते हैं तो पूरी दुनिया कोठे पर ही अवेलेबल हो जाती है। उस कोठे को पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया था ताकि कोई बाहर जाए तो पता चल जाए, अंदर आए तो पता चल जाए। इस लड़की के जो पेट में दर्द हो रहा था, डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि ये लड़की तो प्रेग्नेंट हो चुकी है। और जब प्रेग्नेंट की बात पता चलती है तो कोठे की मालकिन को इस बात से कोई एतराज़ नहीं हुआ, क्योंकि इनका काम, इनका धंधा ये होता है कि जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है उसका जो बच्चा होता है उस बच्चे को कहीं ऐसी जगह रख देते हैं ताकि उसकी परवरिश करते हैं और साथ ही माँ का लगाव अपने बच्चों से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए वो माएँ जो कम उम्र में बन जाती हैं वो अपने बच्चे की खातिर कोठे पर बैठकर वेश्यावृत्ति के धंधे में फंस जाती हैं। ऐसे ही चल रहा था, उसको बच्चा भी पैदा हो जाता है और वो बच्चे की परवरिश दूसरी जगह हो रही थी। और ये लड़की जो होती है जिसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी, लगभग 4 साल लगातार इससे वेश्यावृत्ति का धंधा कराया जाता है। 11 साल की उम्र से शुरू होती है और 15 साल की जब उसकी उम्र हो जाती है, इसी बीच में उसको एक ऐसा भला मानुस नाम का एक लड़का मिलता है, बहुत ही सीधा सादा सा। जब उससे लड़का बात कर रहा था तो लड़का और लड़की की उम्र में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। 17 या 18 साल का वो लड़का जब कोठे पे इस लड़की के साथ हम बिस्तर होने की तैयारी में था, फिजिकल रिलेशन की तैयारी में था, तब उससे सवाल करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी तो कुछ ज़्यादा उम्र भी नहीं है। वो पूरी कहानी उस लड़के को बताती है। वो कहती है कि मैं बिहार के रहने वाली थी, मेरे माता पिता ख़त्म हो गए थे, मेरी मौसी मुझे लेके आई, लेकिन एक महिला ने उसको बेचकर यहाँ तक पहुँचा दिया। जब ये पूरी कहानी उस लड़के को बताई जाती है, लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और इसी कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। शायद दीवार ने ये बात सुनी और जैसा ही लड़के ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तभी दीवार कोई सुन रहा था। सुनने के बाद दरवाज़ा खोला जाता है और उस लड़के को बेहिसाब पीटा जाता है, मारा जाता है, ताकि ये बात कहीं बाहर जाकर किसी से ना कहे। लेकिन लड़के ने भी हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद बाहर निकलता है और अपनी बदनामी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने सोच लिया था कि उसे उस लड़की को हर हाल में इस कोठे से बाहर निकालना ही निकालना है। और निकलते ही वो फेसबुक पर एक मैसेज करता है। दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष होती हैं स्वाति मालीवाल, उनको टैग करते हुए लिखता है कि एक लड़की बहुत मुसीबत में है, आपको उसकी मदद की ज़रूरत है। इस कोठे पर छापा मार कर उस लड़की को बाहर निकाला जाता है। उस वक्त इस कोठे की मालकिन होती हैं चंदा, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। और स्वाति मालीवाल कहती हैं कि मैं पहले ही कहती हूँ कि इस
कोठे को इन जब जितने भी कोठे हैं इनको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। यहाँ पर कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, बल्कि ज़बरदस्ती उन्हें लाया जाता है। चाहे कोई किसी का बॉयफ्रेंड लेके आए, चाहे कोई किसी का मजबूरी का फ़ायदा उठाकर लेके आए, या कोई किसी का अपहरण करके लेके आए, या मानव तस्करी, जैसे भी कई तरह के तरीके होते हैं लड़कियों को इन कोठों तक पहुँचाने के। और उन तरीक़ों के बाद ही उन्होंने कहा कि शुरुआत में भले ही चाहे लड़कियाँ गैर मर्जी से हों, लेकिन बाद में उनको इतना मजबूर किया जाता है कि वो अपनी मर्जी से रहने लगती हैं। चाहकर भी कई लड़कियां कुछ कह नहीं पाती। इस लड़की को यहाँ से निकाला जाता है। जब निकाल रहे थे तो उसने कहा कि मेरा एक बच्चा भी है, और जब उसका बच्चा उसे बुलवाया जाता है, जो उसकी मालकिन होती है चंदा, उस बच्चे को उसे सौंप देती हैं। फिर से शेल्टर होम में रखा जाता है, जहाँ पर ऐसी महिलाओं की, जहाँ पर ऐसे बच्चों की परवरिश होती है, जहाँ पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है ऐसे बच्चों के, ऐसे लोगों की जिम्मेदारी उठाना। फिलहाल वो वहाँ पर रहने लगती। साथ में पता चलता है कि जो इस कोठे पर पहले कोई मालकिन हुआ करती थी, उस मालकिन का नाम सायरा बेगम होता है। सायरा बेगम की कहानी भी इस लड़की की कहानी से बिल्कुल मिलती जुलती होती है, क्योंकि सायरा बेगम हैदराबाद की रहने वाली होती है। कम उम्र में शादी हो जाती है, माँ बाप उसके मर जाते हैं, और लड़की इन्हें धंधा करने लगती है। उसके बाद पता चलता है कि उसकी होशियारी की वजह से, उसकी चालाकी की वजह से वो कोठे की मालकिन भी बन जाती है। लेकिन साल 2016 में जब पकड़ी जाती है तो पता चलता है कि उसने अमरोहा के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ शादी भी की। उससे पूछताछ करके पता चलता है कि उस महिला ने थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति भी अर्जित की, और अपनी ज़िंदगी में 5000 लड़कियों को, जिनकी कम उम्र थी, उनको इंजेक्शन देकर इसी तरह से जवान किया गया जैसे कि बिहार की इस लड़की को जवान किया गया था। लेकिन वाकई सैल्यूट बनता है उस लड़के के लिए जो लड़का कोठे पर जाता है। उसके साथ मारपीट भी होती है, मारपीट होने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारता, फेसबुक पर मैसेज लिखता है, उस लड़की को वहाँ से आज़ाद कराता है। लेकिन जब बात पुलिस तक पहुँचती है तो उस लड़के की जान को भी खतरा बन गया था। हालांकि पुलिस ने उस लड़की को सिक्योरिटी दी, सुरक्षा दी, ताकि उस पर कोई हमला ना कर सके। बाद में ऐसी कोई बात सुनने को नहीं आई थी, और उस लड़की को एक नई ज़िंदगी मिल गई। वहाँ से वो हमेशा के लिए आज़ाद हो चुकी थी, वहाँ से वो हमेशा के लिए जा चुकी थी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। मानव तस्करी के धंधे आज भी बड़ी चरम सीमा पर हैं, और कोई ना कोई किसी न किसी का फ़ायदा उठाता है। कभी कभी घर में लड़कियों के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो उन्हें वो हमदर्दी दिखाकर उनसे दोस्ती करते हैं, उनसे कोई भाई बनाकर, कोई प्रेमी बनकर, कहीं कुछ बनकर उनको उस जगह से लेके जाते हैं और दूसरी जगह पर जाकर बेच देते हैं। और उन लड़कियां जब ये धंधे में पहुंच जाती हैं, कोठे पर पहुंच जाती हैं, तो कभी भी कोठे से बाहर निकल के आती ही नहीं है। अगर आने की कोशिश भी करें तो समाज उनको स्वीकार नहीं करता है। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती ना करें, अनजान व्यक्ति की बातों में ना आए। घर वाले, परिवार वाले चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन जो बाहर की दुनिया में लोग जो मिलते हैं उन अनजानों से वो अच्छे ही होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। और जाते जाते आज रितिका श्रीवास्तव, साथ ही ऋषि पासवान जो बिहार के रहने वाले हैं, विजय सिंह राजपूत जो गुजरात के रहने वाले हैं, आज इन तीनों का जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही नसीम मंसूरी हैं, अजीत यादव, अर्जुन सिंह, बलजिंदर सिंह, निशा, पवन राजपूत, अजय कुमार, गोपाल सिंह, सत्तार खान, रविंद्र कुमार, पंडित रविराज, करण शर्मा, अनीस अहमद, नीति सिंह, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।